नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार के चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, राजनीतिक गहमागहमी भी बढ़ रही है, राजनीतिक उठापटक भी बढ़ रही है और लोगों के मन में इच्छा भी बढ़ती जा रही है कि अब किसकी सरकार बनेगी। किसकी सरकार बनेगी ये तो जब वोट पड़ जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे तब समझ में आएगा, लेकिन उसको समझने, उसके माहौल को समझने, उसकी नब्ज को समझने की हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारे मित्र हैं अमिताभ तिवारी साहब, उनकी जो सर्वे कंपनी है वोट वाइब, वो लगातार काम कर रही है। हमने उनकी मदद से आपके सामने असम का, केरल का, तमिलनाडु का चुनावों की क्या संभावना है, वहां क्या हो सकता है, इसकी चर्चा की है पिछले दिनों। आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे चर्चित राज्य और इस साल के सबसे चर्चित इलेक्शन बिहार को लेकर। अमिताभ जी, बहुत बहुत बधाई आपको कि आप लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं और बिहार जैसा चुनाव जो बहुत कांटे की टक्कर का चुनाव है। पिछली बार भी 2020 का चुनाव तो 12,768 वोटों से कांटे की टक्कर से इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के बीच में हुआ है। तो उसके बीच आप ये रिस्क ले रहे हैं। हालांकि ये अभी की स्थिति है, उसको कैसे हम चर्चा करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन आपको बहुत बधाई कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार नजर लगाए हुए हैं। तो अभी हम ये समझना चाहेंगे कि भाई बिहार में क्या होने वाला है। नीतीश कुमार की सरकार जाने वाली है, रहने वाली है, नीतीश कुमार को लेकर बात करेंगे अमिताभ जी साहब। अमिताभ जी, पहला मैं सर्वे देख रहा था तो उसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया, क्योंकि सबसे पहला सवाल लोगों का होता है कि क्या इस सरकार से नाराजगी है या उनके साथ जाने वाले हैं। तो वोट वाइब का सर्वे कहता है कि एंटी इनकम्बेंसी 48.5% है। 48.5%, मतलब हर दूसरा वोटर मोटे तौर पर नाराज है मौजूदा सरकार से। आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो कोई खतरा देख रहे हैं आप नीतीश कुमार सरकार? नहीं सर, देखिए, अगर अगर जैसे आपने उल्लेख किया पिछले चुनाव का, तो 37% दोनों को है वोट। उसमें अगर एलजेपी का 5% हम लोग ऐड भी कर दें, 5-6% जो एलजेपी अलग से लगेगी, तो भी 42-43% है। तो इसका मतलब तो ये है ना कि लगभग आधी आबादी ऑफ वोटर्स विच इज 50% प्लस ने एनडीए को सपोर्ट नहीं किया था। हाँ, होता क्या है कि वो वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो 37% महागठबंधन को गया, लगभग 5-6% क्योंकि एलजेपी अलग से थी उसको गया, 15-16% अदर स्मॉलर पार्टीज को चला गया। लास्ट टाइम पे एक जीएसडीएफ करके एक अलायंस था जिसमें एआईएमआईएम वगैरह थी, आरएलएसपी वगैरह थी, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और 20 साल की सरकार के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी नेचुरल है। देखिए, नीतीश कुमार और नीतीश सरकार में फर्क है। ये नीतीश सरकार की बात हो रही है, इसका मतलब नीतीश कुमार प्लस दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, सारा मंत्रालय, सारी ब्यूरोक्रेसी, सारा सरकारी तंत्र, तो एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी होती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष चुनाव जीत जाए, क्योंकि इस नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी को टैप करना होता है, उसको कंसोलिडेट करना होता है, उसको बिखरने नहीं देना होता है। उसको कैसे आप एनकैश कर सकते हैं, एक तरह से कैप कर सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसमें एक और चीज मैं देख रहा था कि जो नौजवान है वहां का, बिहार का 25 से 34 साल का, मतलब जो नंबर 2 फेज कहते हैं हम, 18 से 25 और फिर 25 से 34 के, वो 55% लोग नाराज हैं, मतलब नाखुश हैं। मैं नाराज ना कहता, नाराज थोड़ा सा ज्यादा हार्ड वर्ड लगता है, नाखुश हैं। तो उसका असर भी आपको दिखाई देता है इस पर? हाँ, क्योंकि ओवरऑल ये लिंक्ड है आपके बेरोजगारी मुद्दे से। जी, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और इन युवाओं ने बेरोजगारी झेला है, मतलब यही युवा झेल रहे हैं, एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, दोबारा हो रहे हैं, फिर कैंसिल हो रहे हैं, सरकारी पदें भरी नहीं जा रही, प्लस ये जो वर्ग है इसने कंपैरेटिवली जो अलेजेड जंगल राज है वो देखा नहीं, तो उनके पास तो एक क्लीन स्लेट है महागठबंधन का, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। उन्होंने जो भी देखा अच्छा बुरा वो नीतीश कुमार जी के सरकार में ही देखा। तो इसीलिए युवा वर्ग में आपको जो एंटी इनकम्बेंसी है वो ज्यादा दिखती है। वैसे भी युवा वर्ग थोड़ा रेस्टलेस, हमेशा चेंज के लिए आपको आगे दिखता है। और आपको सीनियर सिटीजन, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो सीनियर सिटीजन में आपको प्रो इनकम्बेंसी ज्यादा दिखेगी, एंटी इनकम्बेंसी कम दिखेगी। अब यदि इस सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सरकार, आपने कहा कि मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री, सरकार, मंत्रालय होता है,
उससे बड़ा उसका हिस्सा होता है एमएलएज का, क्योंकि एमएलए से सरकार बन रही है। तो एमएलएज को हम देखते हैं कि जो लोकल एमएलएज है या जो एमएलए है, उसके लिए ज्यादातर लोगों ने, करीब 55% लोगों ने, 54.9% लोगों ने कहा है कि हमें उनको बदलने की जरूरत है। 54.9% है जो ये कह रहा है, और 25 से 34 साल का जो पहले वाला वो था, उसमें 69% लोग ऐसा समझते हैं। तो आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं? क्या विधायकों की टिकट कटने को लेकर करते हैं, या फिर बहुत एंटी इनकम्बेंसी में एड ऑन हो रहा है? दो बातें हैं इसमें सर। एक है कि आप तो काफी सालों से पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक कमर्शियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ है। सेवा भाव या सेवा करने के लिए जो आज लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं या एमएलए बन रहे हैं, उनकी संख्या लगातार गिरती जा रही है। ठीक है, तो एक नाराजगी वैसे ही एमएलएस के खिलाफ रहती है, क्योंकि पॉलिटिक्स का कमर्शियलाइजेशन हो गया है। लोग पावर और पैसे के लिए इसमें आए हैं, लोगों का काम नहीं होता, लोग अपने रिश्तेदारों को बिठा देते हैं और कैपिटल में लार्जली रहते हैं, बहुत सारे एमएलएस में कह रहा हूँ, जिसकी वजह से एक नाराजगी रहती है। लेकिन ये नाराजगी अक्रॉस पार्टीज है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी के एमएलए के खिलाफ नहीं है। तीसरी बात जो आपने कही कि हाँ, इसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, तो पार्टीज के पास फॉर्मूला है जिसमें 25, 30, 35, कहीं कहीं 40-45% भी टिकट काटे जाते हैं। अब ये देखना होगा कि टिकट काटने के बाद ये नाराजगी कम होती है, या टिकट काटने के बाद भी नाराजगी इतनी ज्यादा है कि एमएलए को वोट आउट कर काम नहीं चलेगा। हाँ, ये रिजल्ट जब हम एनालाइज करेंगे और उसमें जब रिपीट एमएलए और सिटिंग एमएलए का एनालिसिस हम लोग करेंगे, तो उस वक्त ये पता चलेगा। लेकिन एक ओवरऑल नाराजगी है, क्योंकि लोगों के काम नहीं हुए हैं। लेकिन सर, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे समझ में आया, थोड़ा सा आप समझाइए। आपने कहा कि ईबीसी जो है ना, जो ईबीसी क्लास है, वो ज्यादा डिससेटिस्फाइड है अपने एमएलए से। ईबीसी के लिए आपने खासतौर से जिक्र किया है, तो ईबीसी का मतलब तो नीतीश कुमार जी के एमएलए हुए ज्यादातर। मतलब ओबीसीज है एक्चुअली, तो ओबीसीज में ओबीसी एंड ईबीसी दोनों। हाँ, तो ईबीसीज भी आ गए, नॉन यादव ओबीसी भी आ गए, और यादव समाज भी आ गए। तो यादव समाज ऑफ कोर्स एक चंक है जिसकी नाराजगी रहेगी। दूसरा ये भी है कि ईबीसी समाज का रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन होता नहीं है। पावर जब लेना होता है तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि कुर्मी समाज इज एक्चुअली somehow considered as a forward class or a well-off class amongst the OBCs as well. Correct? तो वो भी एक इशू है कि पावर ठीक है ओबीसी के पास है, बट इट इज अ वेल ऑफ क्लास, इट्स एक्चुअली अ लैंडलॉर्ड क्लास। आज की डेट में तो लैंड अगर कहीं पे बिहार या झारखंड यूपी देखे तो सबसे ज्यादा कुर्मी समाज के पास है। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये हो सकता है। 20 साल से आपने भी जिक्र किया, नीतीश कुमार जी सरकार में है, वहां पर किसी के भी साथ रहे हो, किसी भी डब्बे में बैठे हो, इंजन वही हैं। और उसके बाद जब आपने डेवलपमेंट की चर्चा की है कि डेवलपमेंट पर किसके लिए लोग समझते हैं कि क्या फायदा होना चाहिए या किसके साथ जा सकते हैं, तो वहां महागठबंधन 36% पर, हालांकि दोनों में कोई बहुत फर्क नहीं है, लेकिन एनडीए 35% पर है। और यहाँ जो तीसरा फैक्टर आया है जनसुराज का, उसको हम आगे भी जोड़ेंगे, क्योंकि और बहुत सारे फैक्टर्स में मुझे लगता है जनसुराज का इंपॉर्टेंट फैक्टर हो रहा है, वो 10% पर है। लेकिन इसमें जो एक चीज और मैं जोड़ दूं, फिर आपसे सवाल करूंगा कि आपने कहा कि अपर कास्ट को भरोसा है एनडीए पर डेवलपमेंट को लेकर, और जो मुस्लिम्स हैं और जो क्लास है वो है उनको एमजीबी से। तो क्या महागठबंधन को 36% है, उसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है वो सरकार में है नहीं, तो उम्मीद करते हैं कि ये आएंगे। दूसरा, एनडीए के साथ भी 35% है। आपने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, तो जो बीजेपी का या जो सरकार में बैठे लोग हैं उनका जो महागठबंधन, खासतौर से समझिए आरजेडी, उसके जंगल राज का जो नैरेटिव है वो चल सकता है वहां पर? क्योंकि 20 साल से तो आप ही हैं, तो लोगों ने देखा ही नहीं, जो एक जनरेशन है पूरी की पूरी 18 से समझ लीजिए 35 साल तक के लोग, उन्होंने उस जंगल राज को समझा ही नहीं है। करेक्ट सर। तो एसेंशियली ये जो 35-36% यानी बराबर ही है लगभग। तो इसमें दो चीजें पता चल रही हैं कि 48% एंटी इनकम्बेंसी जो पहले सवाल में है, वो जो हमारे पहले सवाल में आया था कि स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी 48%, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है महागठबंधन 36% और 10% जनसुराज में। जनसुराज में ऑलरेडी स्प्लिट हो रहा है, कंसोलिडेट नहीं हो रहा है, पहली बात।
दूसरी बात, दोनों ही जो दल है या गठबंधन है, दोनों का एक फिक्स्ड वोट ब्लॉक है, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल 32 से 35% के बीच में है। सबके पास बराबर बराबर है, करीब करीब सबके दोनों पास के पास। बराबर बराबर है। महागठबंधन के पास मुस्लिम यादव हैं, 32% हम्म, फिक्स्ड है लार्जली, और एनडीए के पास अपर कास्ट प्लस ईबीसी प्लस महादलित है जी लार्जली। ठीक है, तो जी दोनों के पास एक फिक्स्ड वोट ब्लॉक भी है। तो दोनों अपनी लॉयल्टी दिखाते हुए उस पार्टी को कह रहे हैं कि हम इस पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है 12-13% शायद इस सवाल में अभी भी कांट से है, या कह नहीं सकते हैं। अंश से जो है। अल्टीमेटली अनडिसाइडेड वोटर आप उसको कह सकते हैं, जो जी अल्टीमेटली किंग मेकर का रोल अदा करेगा। और आप जो जंगल राज वाली बात कर रहे हैं, वो और भी आगे सवालों में उसका जवाब निकल कर आ जाएगा, निकल कर आए। क्योंकि लोगों ने जंगल राज देखा ही नहीं है। तो युवाओं में जब हम सवाल पूछ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ है या नहीं, तो यस वहां तो पे बहुत कॉन्ट्रास्टिंग चीज हमको देखने को मिलेगी आगे। जी वो सवाल पर आता हूँ, लेकिन इस सवाल में और पहले सवाल में एक चीज मुझे कॉमन लगी, उसको थोड़ा सा मुझे समझाइए कि एंटी इनकम्बेंसी के वक्त वाले सवाल में अपर कास्ट जो है वो एनडीए के साथ प्रो दिखाई देता है, प्रो इनकम्बेंसी की बात करता है, ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट का सवाल है, इसमें भी अपर कास्ट एनडीए के साथ दिखाई देता है। तो क्या मैं इस सवाल को ऐसे समझूं कि ज्यादातर लोग नीतीश कुमार की सरकार को बीजेपी की सरकार समझकर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, या बीजेपी का वोटर है वो रेस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि अपर कास्ट तो नीतीश कुमार के साथ उस तरह से नहीं है। दो बातें हैं। एक बात जो आप कह रहे हैं, इसका अर्थ ये भी है क्योंकि भाई बीजेपी जो है वो गठबंधन में रही है जेडीयू के साथ, लगभग मोस्ट ऑफ द पीरियड इन 20 सालों में मेजोरिटी बीजेपी के साथ रही है। तो अपर कास्ट जो जनता है उनको ये अपनी सरकार लगती है, दैट इज नंबर वन। नंबर टू है कि अपर कास्ट रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ एमएलएज मिनिस्ट्रीज एनडीए में ज्यादा है कंपेयर टू महागठबंधन। महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस को ही एक अपर कास्ट पार्टी माना जाता है, और कहीं ना कहीं उसको एक एमवाई या मुस्लिम यादव पार्टी माना जाता है। तो आप एक ये टीना भी कह सकते हैं कि देयर इज नो अल्टरनेटिव। अब अपर कास्ट के पास इस गठबंधन के अलावा और कोई खास कोई रास्ता अल्टरनेटिव नहीं। है। हाँ, प्रशांत किशोर को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है। वो खासकर वो लोग हैं जो नाराज हैं भाजपा से कि भाजपा अभी भी अपना सीएम कैंडिडेट नहीं दे रही है। तो उनको एक आउटलेट दिख रहा है प्रशांत किशोर में, बिकॉज वो ब्राह्मण या स्वर्ण जाति से आते हैं। तो वहां पे भी थोड़ा एक झुकाव देखने को मिल रहा है। एक ये वजह भी हो सकती है कि एनडीए में भी एमएलए बीजेपी के ज्यादा हैं, मतलब ऑलमोस्ट डबल हैं, तो शायद उस वजह से भी लोग समझते हों। अब मतलब सरकार तो उनकी ही है ना एसेंशियली, उनकी है। क्योंकि इस बार फॉर्मूला चेंज हो गया। इस बार जो हम्म, सरकार में रिप्रेजेंटेशन है वो एमएलए के नंबर के बेसिस पे हो गया है। तो 1:2 जी हो गया है लगभग। हाँ 1:2 हो गया, वही कह रहा हूँ ना। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है एम्प्लॉयमेंट, जो सारी चीजों को मिलाकर बन रहा है, उसमें महागठबंधन के पक्ष में लोग हैं 39.6% लोग, जो समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को ये सुलझा सकते हैं, और एनडीए में 32% है, लेकिन जन सुराज वहां पर 13% पे दिखाई दे रहा है, 13.6%। तो इसको मैं एंटी इनकम्बेंसी और एमएलए की लोकल वाली, और जब आपने डेवलपमेंट की बात पे जन स्वराज को 10% दिया है, तो इसका मतलब जन स्वराज एक मजबूत नहीं कहें तो भी एक बड़े हिस्सेदार के तौर पर निकल कर आ रही है, आपको ऐसा लगता है? और जो देखिए उनका देखिए एजेंडा है एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, वो काम कर रहा है। बिहार में एक अनऑफिशियल थर्ड फ्रंट हमेशा रहा है, जहां अदर्स को 20% के आसपास वोट शेयर है, बट जी वो अलग अलग पार्टियों में डिस्ट्रीब्यूटेड रहा है। वो छोटा हो जाता है। आरएलएसपी पहले थी, जो पिछले बार एक अलायंस भी था जिसको जीएसडीएफ ने अ, जी अ, उसका नाम था। उसमें एआईएमआईएम थी, आरएलएसपी थी, बसपा है, बसपा नहीं थी उस अलायंस में, बसपा है, छोटी पार्टीज है। अब वो वोट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है जनसुराज के फेवर में। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि सबसे ज्यादा किसको डैमेज कर रहा है जनसुराज, तो एक्चुअली सबसे ज्यादा अदर्स को डैमेज कर रहा है, क्योंकि अदर्स को एक यूनिफाइड फेस दे रहा है। वो जो ऑलरेडी इन दोनों गठबंधनों को वोट नहीं करते हैं, उसको एक चेहरा मिल गया जो पहले एब्सेंट था। तो उस वोट को कंसोलिडेट कर रहा है कहीं ना कहीं। और जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है, कि अनएम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, तो जी ऑब्वियसली जो 17 महीने थे जब महागठबंधन, यानी जब तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो उस समय जो 4 या 5 लाख सरकारी नौकरियां लगी थी, नौकरी लगी। समहाउ तेजस्वी यादव ने इसका क्रेडिट ले लिया है। ये नैरेटिव उनका चल गया है कि ये जो नौकरियां थी
जो पहले नीतीश कुमार लैंडलॉक्ड स्टेट है वगैरह का रिस्पांस देते थे, इनकी वजह से जॉब्स क्रिएट हुई। तो युवाओं में एक है कि भाई ये जॉब्स इन्होंने क्रिएट किया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा 20 साल से कोई खास एक्टिविटी नहीं हुई है अगर नीतीश कुमार के फ्रंट पे, तो शायद तेजस्वी यादव ज्यादा सिंसियर दिख रहे हैं। और 18 से 24 में प्रशांत किशोर को भी थोड़ा वेटेज वहां पे मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया है। और सोशल मीडिया पे हमने शायद पहले भी डिस्कस किया है कि 18 से 24 की जो जनता है वो सब कुछ आज सोशल मीडिया पे कर रही है, सोशल मीडिया पर है, यूजर सोशल मीडिया पे है उसका, तो उससे एक इम्पैक्ट आता है। देखिए प्रशांत किशोर दो बातें कर रहे हैं। एक जरूर हम कहते हैं कि वो एंटी इनकम्बेंसी या ऑपोजिशन का वोट स्प्लिट कर रहे हैं, जिससे महागठबंधन को नुकसान, कंसेप्चुअली उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन वो एनडीए को भी नुकसान कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि अब एंटी इनकम्बेंसी एम्पलीफाई कर रहे हैं जनसुराज। प्रशांत किशोर एंटी इनकम्बेंसी को एम्पलीफाई करता है, क्योंकि पहले सिर्फ महागठबंधन एंटी इनकम्बेंसी या एलिगेशंस या इश्यूज की बात कर रहा था, अभी प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। करेक्ट? तो दो आवाजें हैं, 2 वर्सेस 1 हो गया है। 2 वर्सेस 1, लेकिन 2 वर्सेस 1 को उधर भी महागठबंधन के लिए भी प्रशांत किशोर, आपने कहा कि वो थर्ड फ्रंट के तौर पर जो बिहार में रहता है, लेकिन वो कंसोलिडेट कर रहे हैं एक तरह से जनसुराज पार्टी। क्या आपको लगा वहां पर लोगों से बात करके या सर्वे में कि जनसुराज पार्टी, जो मुझे कंफ्यूजन रहता है दिल्ली में बैठकर, कि जनसुराज पार्टी ये चुनाव तेजस्वी के खिलाफ लड़ रही है, महागठबंधन के खिलाफ लड़ रही है, या फिर बीजेपी एनडीए यानी जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ लड़ रही है? ये कोई इमेज बनी है वहां पर कि वो किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? मतलब किसका ऑल्टरनेटिव है, मैं इसको यूं समझ ले। देखिए, जब आप, अब ये क्लासिकल एग्जांपल है, जैसे आपको ध्यान होगा गुजरात 2022 का चुनाव, आम आदमी पार्टी एज अ थर्ड फ्रंट, थर्ड फोर्स के रूप में उभरी, फोर्स के तौर पर आ गई जी। तो उस वक्त जो आम आदमी पार्टी थी उसका चैलेंजर कौन था? दोनों ही चैलेंजर थे ना, दोनों ही क्योंकि चैलेंजर थे। सत्ता में तो भाजपा है, तो हराना तो भाजपा को है। करेक्ट? क्योंकि वो ये नहीं कह सकते कि भाई हम सत्ता में नहीं आ रहे। जब तक आप ये क्लेम नहीं करेंगे कि हम जीत रहे हैं, तो वैसी वोट नहीं मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो ऑपोजिशन वोट है या जो एंटी एनडीए वोट है, उसको कैप्चर करने के लिए आपको नंबर 2 पार्टी को भी अटैक करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा। जब तक आप नंबर 2 पार्टी को नीचे नहीं खींचेंगे, तब तक आप नंबर 2 या नंबर 1 पे कैसे पहुंचेंगे? तो दोनों ही गठबंधनों पे अटैक हो रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर महागठबंधन को ब्लेम नहीं कर सकते ना फॉर ऑल द इश्यूज ऑफ बिहार, क्योंकि महागठबंधन तो पावर में नहीं है, पावर में नहीं है। हाँ, वो ये जरूर कह सकते हैं, और जो वो कह रहे हैं कि तेजस्वी शायद सिर्फ 9वीं पास है या उनको इकोनॉमी पता नहीं है, बार बार वो अटैक उस पर कर रहे हैं। हाँ, तो उनसे बेटर कंटेंडर में, उनसे बेटर चैलेंजर में, तो ये दो तरफा अटैक है, दोनों को अटैक उनको करना ही पड़े। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यूं समझना चाहता था कि मोटे तौर पर क्या लोग समझ रहे हैं कि ये नीतीश कुमार के ऑल्टरनेटिव हैं या तेजस्वी के ऑल्टरनेटिव है? यदि आप कह रहे हैं कि नंबर 2 को रिप्लेस करने के लिए, हाँ, मोटे तौर पे क्योंकि अभी उनका सपोर्ट बेस इतना बड़ा नहीं है, अभी 8-10% के करीब है, जो उनको बाई पोल्स पे भी आया था, तो अभी स्टेट वाइड कंटेंडर के रूप में उनका कोई इमेज अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, जो आगे जाकर के हमको देखना पड़ेगा कि ये 10% का नंबर बढ़ता है या घटता है। ये 15-20 के आसपास जब जाने लगता है, तब उसका असर वही गठबंधनों पे देखने सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं इस पर पहले, क्योंकि अगला सवाल है इंपॉर्टेंट, कि जैसे आपने गुजरात का रेफरेंस दिया आम आदमी पार्टी के लिए, हम 2014-13 के इलेक्शन, जो दिल्ली के इलेक्शन हुए, जब आम आदमी पार्टी पहली बार आई थी और वो बीजेपी कांग्रेस दोनों के खिलाफ थी, खासतौर से तो कांग्रेस के खिलाफ थी उस समय वो, लेकिन उसने बीजेपी का भी नुकसान किया। क्या वहां तक पहुंचते, मतलब बहुत कम सीटें थी, पूरी सीटें नहीं मिली, बहुमत पूरा नहीं मिला, क्या उसके आसपास पहुंचते हुए दिख रहे हैं आपको प्रशांत किशोर? मतलब उस स्थिति में, नंबर के हिसाब से नहीं, लेकिन ऐसा कि भाई हाँ प्रशांत किशोर की चर्चा उस स्थिति में अभी नहीं दिख रहे हैं, उस स्थिति में अभी नहीं दिख रहा है। वो एक वैक्यूम का इंतजार कर रहे हैं, जैसे इस चुनाव के बाद अगर जेडीयू
का अस्तित्व क्या होगा वो देखने वाली बात है। उसके बाद जो एक वैक्यूम क्रिएट होगा उसको वो कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। सो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, इस चुनाव में तो नहीं, लेकिन अगले चुनाव में अगर वो लगे रहते हैं तो वो एक एक जो जेडीयू का जो एक स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर सकते हैं। इसको एक चीज और समझना चाहता हूँ, क्योंकि प्रशांत किशोर पर मतलब भले ही वो इतने बड़े फैक्टर नहीं है, लेकिन यदि उनका कास्ट फैक्टर को देखूं मैं, उनके साथ जो वोट है, ठीक है, क्या वो वोट एनडीए का वोट नहीं है मोटे तौर पर? वो यादव और मुस्लिम वोट पर तो मतलब भले ही वो चले गए हों वहां पर सीमांचल में, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वो यादव और जो मुस्लिम वोट है, एमवाई वोट जो है, उसमें कोई सेंध लगा रहे हैं या एनडीए के वोट में सेंध लगा रहे हैं? सर ये क्या होता है कि ये सीट बाय सीट डिपेंड करेगा। ओके। अब सीट बाय सीट जब दोनों ही दल अपना कैंडिडेट घोषित कर देंगे तो वो किस जाति समाज के लोगों को वोट करते हैं। एक मान इमेज लेते होती है हैं ना, जैसे अपर कास्ट इमेज है कि नहीं है प्रशांत किशोर जी की? ऐसी कोई बड़ी अपर कास्ट इमेज नहीं है उनकी, क्योंकि आज जो अगर वो जो उनको समर्थन मिल रहा है उसमें डिसग्रंटेड अपर कास्ट ऑफ एनडीए जो कि अपना सीएम देखना चाहते हैं, बट बीजेपी अपना सीएम नहीं पेश कर रही है, प्लस यंग वोटर्स फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी ऑल्सो, माइनॉरिटीज ऑल्सो, जिसको वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे एक उदाहरण जो सीधा है कि भाई अगर मान लेते हैं दोनों दल या आरजेडी किसी सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा करता है और जनसुराज खड़ा कर देता है मुस्लिम कैंडिडेट, तो वो उसको तो उस सीट पर आरजेडी को नुकसान है। मान लेते हैं किसी सीट पर ईबीसी या ओबीसी कैंडिडेट है एनडीए का और जनसुराज वहां पर एक अपर कास्ट कैंडिडेट खड़ा अपर करता कास्ट है खड़ा जो 4-5 हजार वोट लेकर के आता है, तो उस केस में वो एनडीए को नुकसान कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये एंटी इनकम्बेंसी वोट को डिवाइड कर रहा है, थ्योरेटिकली कंसेप्चुअली अपॉर्चुनिटी लॉस है ये महागठबंधन का। क्योंकि अगर पीके अपॉर्चुनिटी लॉस है। हाँ इतना बड़ा फैक्टर नहीं होते, अगर उन्होंने ये वोट कंसोलिडेट नहीं किया होता अदर्स का, करेक्ट, तो ये और धीरे धीरे टुकड़ों में बट जाता, एक जगह पे नहीं इकट्ठा रहता 10%, जिससे जो नुकसान है महागठबंधन को वो कम होता। कम हो सकता। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ गया वो है सीएम फेस का। सीएम फेस पर आपने अब भी नंबर दिया है तेजस्वी को, जो सब लोग समझते हैं, दिल्ली में बैठे हुए लोग खासतौर से समझते हैं कि 32% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी को पसंद करते हैं सीएम के फेस के तौर पे। नीतीश कुमार जी को 25% लोग हैं और प्रशांत किशोर जी को 12% लोग हैं। तो इस सवाल को पहले सवाल के साथ जोड़ूं तो वो ज्यादा असर करता है, डेंट करता है नीतीश कुमार जी को, या ज्यादा फायदा पहुंचाता है तेजस्वी जी को? ये भी एसेंशियली सपोर्ट बेसिस का ही रिफ्लेक्शन है कि जो एनडीए का सपोर्ट बेस है, जो हमने 32-35% कहा, रफली 35%, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नीतीश कुमार, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी। जो महागठबंधन का सपोर्ट बेस है 32-35%, वो कंसोलिडेटेड है तेजस्वी के फेवर में। तेजस्वी के लिए आप देखेंगे कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनका भी अब 2% यानी 1% से ऊपर आना शुरू हो गया, क्योंकि वो भी अब दिखने लगे रैलीज में, ट्रक पे इकट्ठा वगैरह, और उनके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह आने लगे। तो लार्जली रिफ्लेक्शन है सपोर्ट ब्लॉक्स का। हाँ, जो जनसुराज को जो 10 या 12% है, वो रिफ्लेक्शन है एंटी इनकम्बेंसी में डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जब सीएम लेवल पे भी लोग 30-32 या 34% लोग तेजस्वी प्लस राजेश राम जी को कह रहे हैं और 10-12% के करीब जो है वो प्रशांत किशोर को कह रहे हैं, तो आप ये भी ऐड करेंगे तो लगभग 46% हो जाते हैं। तो वो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन है। दोनों का ही वोट ब्लॉक्स मजबूत है, इसलिए दोनों को एक नंबर आ ही जाएगा। और नीतीश कुमार, क्योंकि बीजेपी में भी कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है, जो आगे सवाल में आएगा, और या फिर बीजेपी की ये मजबूरी है, और सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा आज नीतीश कुमार के बराबर चेहरा नहीं है, तो इसकी वजह से बीजेपी का वोटर और सपोर्टर भी नीतीश कुमार को एज अ चेहरा घोषित करता है, आई मीन एज अ चेहरा कहता है। जब ये सवाल आपने पूछा है, अगला सवाल ही है एक तरह से, और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल मैं इसको समझ रहा हूँ, क्योंकि आपने उसको बीजेपी नीतीश रिलेशनशिप पर भी कहा कि
33% लोग, 33.7% है तो उसे 34 कह लें, 33 कह लें, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। वो समझते हैं कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या मुख्यमंत्री का फेस देना चाहिए। बाकी 24% लोग बीजेपी वाले भी समझते हैं कि नीतीश होना चाहिए, और जो 23% लोग हैं वो कोई विकल्प नहीं है कि भाई बीजेपी के पास और कोई रास्ता नहीं है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी और या विजय सिन्हा नहीं हो सकते। तो ये जो 33% लोग हैं, मतलब हर तीसरा वोटर हो गया एक तरह से बीजेपी का, जनरल नहीं कहें, बीजेपी का ही वोटर मान लूं मैं इसको। क्या बीजेपी इस पर नहीं सोच रही है? देखिए, पिछले चुनाव में भी आपको ध्यान होगा ये मुद्दा बहुत उठा था। ठीक है, उस समय तो फिर भी दोनों की सीटों की संख्या एक्चुअली जेडीयू की ज्यादा थी, क्योंकि वो महागठबंधन में लड़ी थी। अब जो बीजेपी का हार्डकोर सपोर्टर है या एक सेक्शन ऑफ 1/3 सपोर्टर है, वो कह रहा है कि भाई जब ऑलमोस्ट डबल टैली है, गवर्नमेंट में हमारे ऑलमोस्ट डबल रिप्रेजेंटेशन है, और नीतीश कुमार का एक फटीग फैक्टर है, हेल्थ एक इशू है ही, तो इससे अच्छा मौका अपना सीएम चेहरा घोषित करने का नहीं हो सकता, तो हमें अपना चेहरा घोषित करना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक तरह से 50% लोग बीजेपी में, 25% तो मानते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है। हाँ, टोटल जो है 25% मजबूरी है वो। तो अभी भी एक बड़ा तबका भाजपा का वो ये मान रहा है कि इस चुनाव में तो नीतीश कुमार एज अ सीएम फेस या लीड करेंगे कैंपेन को, और चुनाव के बाद अगर महाराष्ट्र जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय बीजेपी जरूर उपयुक्त निर्णय लेगी। ये यही यहीं पर मैं समझना चाहता हूं आपसे कि जैसे अमित शाह जी ने कहा, पिछले चुनाव को याद करूं मैं, तो पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सीटें चाहे कितनी भी आए किसी के पास, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। अब इस बार बीजेपी ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया है, और Correct. अमित शाह जी ने साफ साफ तौर पर कह दिया, मतलब कोई चोरी छुपे नहीं, उन्होंने कहा कि जो चुनाव तक मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे और फिर चुनाव के बाद देखेंगे। तो क्या लोगों को ये समझ नहीं आती बात कि भाई यदि बीजेपी बड़ी पार्टी बनेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, तो फिर नीतीश कुमार के लिए वोट देने के लिए या जो भी उसका रिपरकशन हो सकता है उसको आप देख रहे हैं? इस पे एक बात यह है कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी बन के उभरेगी या उभर सकती है, उनके सपोर्टर्स का ये भरोसा हो सकता है। लेकिन एक एंगल यहाँ पे ये है कि क्योंकि नीतीश कुमार के पास एक क्रिटिकल, मान लेते हैं 30-35 40-45 सीटें जो भी आती हैं, जी अभी की टैली 43, लेकिन एक वोट शेयर 15%, तो क्या बीजेपी के पास स्टैंड अलोन मेजोरिटी आती है तब तो वो अपनी चला सकते हैं। करेक्ट। और इन द पास्ट हमने देखा है कि जब भी नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने आर्म ट्विस्टिंग करी है, वो या तो गठबंधन छोड़ के चले गए हैं, तो कहीं ऐसी सिचुएशन ना हो कि भाई अभी भी वो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो नीतीश कुमार सीटों के मामले में कह रहे हैं हम तो बराबर ही सीटें रहेंगे। भाई अगर मिनिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन 1:2 है, एमएलए 1:2 है, तो सीटें बराबर नहीं होनी चाहिए। और अगर इतना फटीग फैक्टर है तो नीतीश कुमार एटलीस्ट सीएम की तरह लीड नहीं करना चाहिए उनको कैंपेन। लेकिन क्योंकि बीजेपी के इंटरनल असेसमेंट्स में खुद की मेजोरिटी आ नहीं रही है, तो उनको सीएम फेस और उस 15% वोट ब्लॉक को आपको अपने पाले में लाना है। चुनाव के बाद अगर बीजेपी की खुद की मेजोरिटी है या नियर मेजोरिटी जैसे महाराष्ट्र में हुई, तब वो ये फैसला ले सकते हैं। लेकिन उस वक्त भी नीतीश कुमार क्या करते हैं? क्या नीतीश कुमार उस पोजीशन में रहेंगे कि वहां जाकर के मुख्यमंत्री बन जाए या वहां जाकर के महागठबंधन की सरकार बनवा दे? करेक्ट, क्योंकि उनका कोई भरोसा तो है नहीं, कर तो सकते हैं वो, और महागठबंधन भी उनको ले तो सकती है, क्या दिक्कत है कुछ दिन के लिए और बीजेपी की सरकार रोकने के लिए भी कर सकती है। हाँ, लेकिन आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आप महाराष्ट्र में भी रहते हैं, मुंबई में भी रहते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं मुझे कि ये जो एकनाथ शिंदे फैक्टर है, एकनाथ शिंदे में तो ये था कि वो अपनी पार्टी तोड़कर वहां से आ गए और उनके पास रास्ता भी नहीं था कि उद्धव के पास चले जाएं दोबारा यदि बीजेपी नहीं बनाती, और बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। इस सरकार में तो नीतीश कुमार जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, ये तो तय है, या तो रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो
महाराष्ट्र और बिहार में बीजेपी के लिए क्या दुविधा है, जो यही वाली दुविधा है कि नीतीश कुमार अनरिलायबल है, वो जा सकते हैं आरजेडी के पास, और एकनाथ शिंदे के पास ये रास्ता नहीं था, इसलिए बीजेपी ये फैसला कर सकी? ऑफ कोर्स एक तो ये पॉइंट है कि एकनाथ शिंदे के पास रास्ता नहीं था तो वो उधर वो जा नहीं सकते। दूसरा ये है कि समहाउ हिस्टोरिकली एकनाथ शिंदे आ गए भाजपा में और अजित पवार जी की भी पार्टी का अलायंस हो गया, लेकिन वहां पर बीजेपी ये तोड़फोड़ के बाद या हिस्टोरिकली 2014 के बाद इन मोदी एरा इन पार्टियों से मजबूत पार्टी रही है ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस। यहां पर सिर्फ 2020 का चुनाव अगर हटा दें तो जेडीयू स्ट्रांग पार्टी रही है, तो एक रिलेशनशिप का थोड़ा डायनामिक्स डिफरेंट है, ठीक है। और जेडीयू जो सीटें कम भी हुई हैं उसका ठीकरा भी बीजेपी के ऊपर फोड़ती है कि भाई एलजेपी की वजह से सीटें कम हुई, जो एक फैक्ट भी है, 28 सीटें लगभग, नहीं तो हमारी भी 70 होती। तो यहाँ पे क्योंकि बीजेपी ने अभी तक अपने आप को बिग ब्रदर एस्टैब्लिश नहीं किया है, वो इस चुनाव में महाराष्ट्र में वो बिग ब्रदर बन गई थी अपने उससे, शिवसेना से इधर आकर ऑलरेडी थी, पहले उद्धव ठाकरे के वक्त में भी वो हो गया ना उनके साथ। करेक्ट, उनके साथ भी डायनामिक्स चेंज हो गया था मोदी एरा में, पहले शिवसेना थी, लेकिन 2014 से क्लियरली बीजेपी बिग ब्रदर थी, सिर्फ क्योंकि उनके बिना वो सरकार नहीं बन रही थी, या वो एक रिवॉर्ड की तरह उनको एक सीएम बनाया गया था। जब उनकी खुद के नंबर आ गए तो उन्होंने अपना सीएम बिठाया। यहाँ पर बीजेपी इस चुनाव को देख रही है that they will establish that they are the bigger brother of the alliance, क्योंकि सीटें तो बराबर लड़ रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट शायद इनकी अच्छी रहेगी, इनको उम्मीद है। लेकिन जो स्ट्राइक रेट का आपने जिक्र किया, मैं वहां पर आना चाहता हूं कि पिछली बार महागठबंधन को ये नुकसान हुआ था कि कांग्रेस को उसने ज्यादा सीटें दे दी और उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम हुआ, तो महागठबंधन सरकार बनाने से चूक गया। यदि नीतीश कुमार जी की पार्टी का, जेडीयू का स्ट्राइक रेट कम हुआ और सीटें बराबर बांटी, तो कहीं सब गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? ये जो हम जबरदस्ती के सारी बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कि सम्राट चौधरी बनेंगे, स्ट्राइक रेट कम होके मान लीजिए वो 40 से 25 पर आ जाते हैं, सपोजिटली, ये एक ऐसे आइडिया के तौर पर कह रहा हूं, और बीजेपी का तो जो फिक्स है सीट्स 70 आएंगी, 80 आएंगी, जो भी आ रही हैं आपके हिसाब से, तो कहीं बीजेपी उस स्थिति में ना आ जाए जो पिछली बार महागठबंधन में आरजेडी के साथ हुआ, कांग्रेस के नुकसान से, ऐसा आप सोचते हैं? देखिए, जब स्ट्राइक रेट की बात है तो इस पे जब हमने ये जो नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या नहीं, या घोषित करना चाहिए या नहीं, उस क्वेश्चन से आपके इस क्वेश्चन का एक लिंक और जवाब है जी, कि ये अलायंस में वोट ट्रांसफर के ऊपर डिपेंड करता है। पिछली बार यही वोटर, भले ही संख्या जो भी रही हो, जो नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहता था, जहां पर जेडीयू कैंडिडेट था वहां पर बीजेपी के सिर्फ 55% वोटर ने जेडीयू को सपोर्ट किया, बाकी लोगों ने या तो एलजेपी या दूसरे पार्टीज को सपोर्ट किया। लेकिन जब बीजेपी का कैंडिडेट था तो जेडीयू के 75% लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया था। तो जो स्ट्राइक रेट ज्यादा है, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जेडीयू का वोट ट्रांसफर ज्यादा हुआ, बीजेपी का कम, क्योंकि बीजेपी में लोग नाराज थे, नीतीश को सीएम नहीं देखना चाहते। इस बार भी वही पेच है। नहीं, लेकिन ये तो अब नाराजगी और बढ़ गई, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो इसका मतलब बीजेपी का वोटर और कम वोट देगा जेडीयू को, और कम वोट देगा, ठीक है, हो सकता है कम वोट दे, तो इसीलिए भी स्ट्राइक रेट कम हो सकती है जो आप कह रहे हैं, करेक्ट, इसीलिए भी स्ट्राइक रेट कम हो सकती है। तो क्या जेडीयू का वोटर या जेडीयू एज अ पार्टी पिछली बार के सबक को लेके इस बार डिस्ट्रस्ट ज्यादा रहता है? क्या जेडीयू का वोटर भी उसी तरह से वोट ट्रांसफर करता है बीजेपी को कि नहीं? ठीक है, एलजेपी का भी एलिमेंट है, एलजेपी जहां खड़ा होगा वहां जेडीयू एलजेपी को नहीं देगी, एलजेपी जेडीयू को नहीं देगा, लार्जली, करेक्ट, क्योंकि वो एक खुलेआम आज बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ, लॉ एंड ऑर्डर पे खास करके। तो ये मुद्दा बड़ा पेचीदा है, ये मुद्दा बड़ा पेचीदा। आपने इसको और पेचीदा बना दिया कि हम पिछले चुनाव से इस चुनाव पर आ रहे हैं। पिछली बार बीजेपी के वोटर ने डिस्ट्रस्ट किया, 55% लोगों ने वोट दिया जेडीयू को, ठीक है, और जेडीयू ने 70% दिया। अब जेडीयू भी वो मार खाई हुई है, ठीक है, और उनको पता है कि इस बार बीजेपी का वोटर और कम वोट देगा जेडीयू को, ठीक है,
हो सकता है, मतलब ऐसा सोचें, एक जनरल हाइपोथेटिकल सवाल है, तो जेडीयू का वोटर कहे कि भाई हम भी क्यों दे बीजेपी के वोट, और उसका ओवरऑल रिजल्ट, एलजेपी में मैं बाद में आता हूं क्योंकि वो एक अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उससे तो ओवरऑल दोनों की स्ट्राइक रेट कम हो गई ना। तो पिछली बार जो महागठबंधन में आज स्थिति नहीं है। करेक्ट, तो इंटरनल डिविजन्स एनडीए में भी हैं जो खुल के, जिसकी चर्चा नहीं हो रही ज्यादा, एक जी। बात। दूसरी बात, पिछली बार भी अगर आप देखेंगे तो जब एलिजेडली बीजेपी ने जेडीयू को कमजोर किया, एलजेपी को अलग से खड़ा करा करके, लेकिन उस प्रोसेस में हुआ क्या, आपने एक तरह से अपने पैर पे भी कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि एनडीए जी, का भी टैली कम होता है ना, जब नीतीश कमजोर होते वही हैं तो बात मैं कह रहा एनडीए हूँ ना, की भी टैली वही कम होती सवाल है। है, बिल्कुल ठीक है और आप जी। 125 पे पहुंच गए, जो सिर्फ 3, मतलब एकदम थिन मार्जिन रह गया। हाँ। तो यहाँ भी अगर आप नीतीश कुमार को और कमजोर करना चाहते हैं या और कमजोर हो जाते हैं बिकॉज वोटर्स उनको वोट कि मान ट्रांसफर लो नहीं करते, बीजेपी लीडरशिप ना भी चाहे, लेकिन वोटर के मन में या कार्यकर्ता के मन वोटर में के जब मन में ये डिस्ट्रस्ट दुविधा हो है, जाता ये दुविधा जी, है। बट ये ओवरऑल अलायंस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है ना, आपके खुद के टैली पे भी पड़ता है ना इम्पैक्ट, क्योंकि आज की डेट में बीजेपी इंटरनल असेसमेंट एज पर रिपोर्ट्स जो वहां पे बातचीत है हमारी, वो 90 सीटों का है। तो भाई अभी भी तो आपको 35 सीटें लगभग चाहिए। सही है। Correct? तो या तो वो आप सिर्फ चिराग पासवान के साथ लड़के वो 35 सीटें ले लें, क्योंकि वहां ये भी अभी डिस्कशन है, अकेले लड़ेंगे कि जेडीयू के साथ लड़े या जेडीयू प्लस एलजेपी लड़े, ये सब चीजें अभी चल रही हैं इन द बैकग्राउंड। अब बिल्कुल आप वहीं पर आ गए जहां मैं चाहता था कि चिराग को लेकर आप क्या असेस कर रहे हैं। चिराग ने अभी तो वो हमला खोला हुआ ही है, अपना झंडा लगा रखा है नीतीश कुमार जी के खिलाफ, जैसे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी वो लगातार कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा मैं सारी सीटों पर लड़ूंगा, तो सारी सीटों पर नहीं भी लड़ेंगे, जितनी पे लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। हनुमान जो हैं, आज भी वो हनुमान है नरेंद्र मोदी के, या एनडीए के हनुमान है? देखिए, एक बात तो ये है कि जेडीयू और एलजेपी में एक हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है, जो हमने पहले भी आपके यहाँ डिस्कस किया है कि नीतीश कुमार ने स्प्लिट कर दिया इस वोट को महादलित और दलित में। तो एक नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट है दोनों पार्टीज का, नेचुरल अलायंस नहीं। दूसरा, क्योंकि एलजेपी को एक, या रामविलास पासवान जी को एक मौसम वैज्ञानिक पार्टी माना जाता रहा है, चिराग पासवान ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी पार्टी जीत रही है, उनको ये समझ नहीं आ रही। तभी वो कभी 243 सीटों पे अकेले लड़ने की बात करते हैं कि मैं किंग मेकर बन जाऊं, तभी वो जेडीयू में जब ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं सरकार को, वो इस बात को अभी तक समझ नहीं पा रहे। और क्योंकि वैसे भी काफी क्लोज कॉन्टेस्ट है कि कौन सी पार्टी जीत रही है, क्योंकि अकेले लड़के उन्होंने वो भी देख लिया है हाल, एक ही सीट आई विधानसभा में, तो उनको टैली बढ़ानी है तो किसी न किसी अलायंस के साथ जाना है। अब वो देख रहे हैं कि भाई कौन आपका सा, ये संभावना देख रहे हैं कि महागठबंधन के साथ जा सकते हैं? देखिए स्कोप ज्यादा नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आप 50 सीट 60 सीट मांगे तो किसी के पास आज स्कोप नहीं उनके है पास देने है के ही लिए। नहीं, इतनी सीटें है नहीं ही है नहीं, महागठबंधन एनडीए के में। पास भी स्कोप नहीं है देने के लिए आपको 25-30 सीटों से ज्यादा। करेक्ट, तो आप रेस्ट्रिक्टेड उतने ही सीटों पे रहने वाले हैं। अब आपको देखना है कि इसमें हमारी स्ट्राइक रेट कैसे हो जाए 50% 60%, की हमारे 12-15 लोग जीत जाए, क्योंकि विधानसभा में उनकी स्थिति तो बहुत खराब है। एलजेपी को इतना खराब। कवरेज मिलता है, एमएलए तो पिछले 2 चुनाव से एक ही है ना, सिर्फ दोनों चुनाव में एक एक एमएलए है। तो वो इस बात को भी समझ रहे हैं कि अकेले लड़ेंगे कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, तो किसी के साथ लड़ें, किसी के साथ लड़ें तो किसके साथ लड़ें, किसके साथ लड़ें तो कौन हमें ज्यादा सीटें दे सकता है, कौन हमारा नेचुरल अलाई है, और अल्टीमेटली सरकार किसकी बनेगी। इसको दूसरे तरीके से समझूं मैं आपसे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप कह रहे हैं कि एलजेपी जेडीयू बीजेपी ये ट्रायंगल है। एलजेपी का बीजेपी के साथ एक ठीक ठाक सा रिलेशन है, वो आपने नहीं करा तब भी आपके साथ खड़े रहे। तो बीजेपी का जो वोटर नीतीश कुमार से नाराज है 33%, जिसे कह रहे हैं, जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहा, उनको, उनकी बात करते हैं, तो वो एलजेपी के साथ जा सकते हैं। एक संभावना होगी कि कहीं पर जाना हो तो वहां चले जाए। पिछली बार गए थे। नीतीश कुमार, हाँ, नीतीश कुमार की पार्टी किसी भी हालत में नहीं चाहेगी कि एलजेपी के एमएलए जीते, भले ही वो गठबंधन में हो चाहे नहीं हो। मोटे तौर पर भले ही वो सभाओं में कुछ कहते रहे, लेकिन जो उसका वोटर है, मैं वोटर की बात वो करता हूँ, नीतीश ट्रांसफर कुमार नहीं, की, वो वो ट्रांसफर ही ट्रांसफर नहीं, नहीं होगा ना। तो नहीं होगा, फिर इश्यूज होगा। एलजेपी, तो मैं इसलिए समझ रहा हूँ कि ये एलजेपी बीजेपी जेडीयू का जो गणित हम लगा रहे हैं, वो कहीं एकदम तो ड्रॉप नहीं हो जाएगा। ये तीनों का जो कन्फ्लिक्ट है, जिसे आप कह रहे हैं कि भाई अभी वो नहीं समझ पा रहे,
मुझे नहीं लगता कि वो महागठबंधन के साथ जाएंगे, क्योंकि सरकार में बैठे हुए हैं और अभी उतना स्कोप नहीं है। पहले उनको जरूर आया था ऑफर, अगर आपको ध्यान होगा, पहले ऑफर एक उनको मिला था काफी पहले, 5-6 महीने से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनकर कुछ काम हाँ, जी। इस बात को, तो उस वक्त उन्होंने ऑफर लिया नहीं था। तो वही वाली बात है कि जब भी कोई अलायंस होता है उसमें कॉन्फ्लिक्टिंग वोट ब्लॉक्स होते हैं, और किस तरह से वोट एक दूसरे को करते हैं, कितना लीकेज होता है, कितना ट्रांसफर होता है, ये सब सीट बाय सीट गेम हो जाएगा, सब सीट बाय सीट गेम हो जाएगा। करेक्ट। कौन सा कैंडिडेट अपने इंडिविजुअल एबिलिटी पे फिर भी एलजेपी वोटर ले लेता है अगर जेडीयू का है, किसके रिलेशनशिप ठीक है, ये सब काफी हाइपर लोकल माइनर फैक्टर है। एक मोटे फैक्टर पर हम जनरल बात कर रहे हैं, माइनर फैक्टर तो सबका अलग अलग, कैंडिडेट का भी होता है, सीट का भी होता है, कास्ट का भी होता है। मेजर में तो इश्यूज तो है ही, अलायंस में इश्यूज है वोट ट्रांसफर के। जी। अब एक सवाल है, ये एसआईआर वाला आपने जिक्र किया है, वो भी कनेक्ट करता है इलेक्शन से। जब आप कहते हैं कि एसआईआर में 34%, 34.5% वोटर समझ रहे हैं कि ये मतदाता को नाम हटाने की कवायद है, ये एक्सरसाइज है कि भाई वोटर नाम काटे जाए, तो इसका मतलब ये 35% लोग तो वो हुए जो महागठबंधन के साथ खड़े होंगे, ऐसा नहीं समझते आप? बात है सर, घूम फिर के हर सवाल में जो जवाब आता है वो कहीं ना कहीं वोट ब्लॉक्स और वोटिंग सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 34% जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये इलीगल वोटर्स को हटाने की कवायद है, वो नॉर्मली लार्जली एनडीए के वोटर्स हैं, क्योंकि उनको वही कम्युनिकेशन फीड किया गया है कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव यही है। जी जी। अब लास्ट सवाल जो है वो उसने मुझे बहुत चौंकाया है कि आपने कहा कि जातिगत राजनीति में बदलाव चाहता है 80% लोग। ये तो पूरा का पूरा बिहार की पॉलिटिक्स को ही बदल देगा अगर ऐसा होता कि 80% लोग राजनीतिक बदलाव चाहते हैं आज की तारीख में। आप ऐसा देख रहे हैं कि क्या बिहार ऐसी इस स्थिति में आ गया है, इस जगह पर पहुंच गया कि 80% लोग राजनीतिक में जातिगत राजनीति पर बदलाव चाहते हैं? मतलब जवाब लोगों का यूटोपियन है कि भाई हाँ जातिगत नहीं होना चाहिए। जब आपसे सवाल पॉजिटिव पूछते तरीके हैं से कहने के किस आधार पे वोट करेंगे, उसमें भी आपको जाति, जब आप अलग अलग कैटेगरीज ऑप्शंस देते हैं लोगों को, तो जाति का नंबर बहुत कम आता है। ठीक है, जबकि अजीज प्रेम जी की स्टडी है कि भाई 55% लोग तो जाति के आधार पे वोट करते हैं भारत में, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। लेकिन उसका एक पॉजिटिव ये भी है, फ्लिप करेंगे तो एटलीस्ट 45% लोग तो नहीं कर रहे जाति के आधार पे। करेक्ट, तो हो सकता है 40-45 नंबर तो वैसे भी रहता, जो अभी 80 दिख रहा है। करेक्ट, हाँ, जो 80 दिख रहा है। तो यूटोपियन आंसर जरूर है, क्योंकि लोग ये कहना नहीं चाहते कि भाई हम जाति के आधार पे वोट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि 35 साल से हमने पहले सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स, ईबीसी ओबीसी पॉलिटिक्स, फिर बाद में ईबीसी महादलित पॉलिटिक्स, ये देखा है बिहार ने, तो कहीं ना कहीं कुछ वर्गों में जरूर इसको ऑनेस्टली आंसर किया होगा कि भाई हमको अब होना चाहिए बदलाव, अब विकास और मुद्दों और इन सब बातों पर फोकस करना चाहिए। सर, दो छोटे सवाल आखिरी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक तो कि आप किसको किंग मेकर की भूमिका में देख रहे हैं, यदि दो नाम ही ले लें हम, बाकी लोग तो सब मेन उसमें हैं, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर। देखिए क्या है कि इन दोनों का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक है प्रशांत किशोर का, कि वो कितना वोट जो है एक्चुअली में ओवरऑल कितना वोट शेयर उनको आता है, और कितनी सीटों पे उनको जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट आता है, और कितनी सीटों पर एनडीए और कितनी सीटों पे महागठबंधन को नुकसान करते हैं। अब ये कहना बड़ा आज की डेट में मुश्किल है, ये लार्जली सर पोस्टमार्टम एनालिसिस रहने वाला है। दूसरा है कि जो एलजेपी है, जिसके पास 5-6% वोट है स्वान जाति, लेकिन वो भी कंसोलिडेटेड सीट्स पर हैं, कुछ ऐसा नहीं। हाँ, जो उनका एक पॉकेट्स में है, वो कितना इफेक्टिवली अलायंस में एक ऑपोजिशन का रोल करते हुए भी कितना इफेक्टिवली वोट ट्रांसफर करता है जेडीयू को और बीजेपी को। अगर बराबर नहीं करता है या बराबर नहीं हो पाता है उससे वोट ट्रांसफर, तो अल्टीमेटली जेडीयू को इम्पैक्ट हो सकता है, जिससे अल्टीमेटली इम्पैक्ट एनडीए को ही होगा। तो एबिलिटी ऑफ वोट ट्रांसफर ऑफ एलजेपी टू पार्टनर्स एंड इट्स बिहेवियर इन द अलायंस, अभी क्या अलायंस में ही वो एक विपक्ष की तरह का रोल अदा कर रहे हैं, जिससे और कॉन्ट्रडिक्शन अलायंस में
बढ़ रहा है, क्योंकि वो भी एक एम्पलीफाइंग फोर्स हो गया। तो ये दो इम्पोर्टेंट फोर्सेज है, मैं कहूँ, जो कि जिनका की रोल रहेगा इस चुनाव में। जी, आखिरी सवाल मैं आपको साइकोलॉजी के विद्वान के तौर पे समझते हुए समझना चाहता हूँ कि एज ऑफ नाउ चुनाव में क्या होगा वो तो हम बाद में बात करेंगे। एज ऑफ नाउ क्या आप समझते हैं कि नीतीश कुमार जी की चला-चली की बेला है मुख्यमंत्री के तौर पे और तेजस्वी की बहुत संभावनाएँ हैं मुख्यमंत्री बनने की? क्योंकि अभी तक सब चैनल्स जो है ना केवल इसी पे चर्चा करते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछ रहा हूँ कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने की संभावना और तेजस्वी के मुख्यमंत्री बन नीतीश का मतलब एनडीए की समझ लीजिए, ठीक है? क्योंकि नीतीश जी फैक्टर नहीं है। एनडीए वर्सेस महागठबंधन में आपका जो हंच है वो क्या कहता है? एज ऑफ टुडे ये चुनाव पूरा ओपन है। दोनों ही ब्लॉक्स के पास सर्वे में भी आ रहा है कि लगभग बराबर सपोर्ट ही है। अब यहाँ से कौन सा अलायंस मोमेंटम गेन करती है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में किसमें कम सिरदर्दी होती है, वोट ट्रांसफर बिटवीन पार्टीज कैसा होता है, और जो स्पॉयलर्स हैं जैसे मान लेते हैं छोटे दल है, जनसुराज पार्टी है, ये किसको डैमेज करती है। तो अल्टीमेटली क्योंकि ये सीट बाय सीट इलेक्शन हो जाएगा, ओवर आर्चिंग थीम इस चुनाव में मुझे लगता है एक बेरोजगारी छोड़ करके ऐसा कोई बहुत बड़ा ओवर आर्चिंग थीम नहीं है। 2020 के चुनाव और 25 के चुनाव में भी मुझे कोई ऐसा खास फर्क नहीं दिखता, क्योंकि लार्जली सिर्फ यही हुआ है कि प्रशांत किशोर की पार्टी एक थर्ड फोर्स के रूप में खड़ी हो गई है और एलजेपी एनडीए में वापस आ गई है, या उसके साथ एटलीस्ट उसने लोकसभा चुनाव लड़ा है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू पॉलिटिकल फैक्टर्स, किसी भी अलायंस में कोई एडिशनल कोई वोट ब्लॉक सिग्निफिकेंट एडिशन नहीं हुआ है जी। किसी भी अलायंस ने कोई एक नया वोट ब्लॉक नहीं क्रिएट किया है अभी तक। महागठबंधन ने भी कोई नया वोट ब्लॉक क्रिएट नहीं किया है। तो इन 3 महीनों में देखना पड़ेगा कि ये सारे फैक्टर्स कैसे रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर 12,000 का डिफरेंस था, अल्टीमेटली मींस इट्स अ सीट बाय सीट इलेक्शन लार्जली। लेकिन जो पार्टी एनडीए में बीजेपी और जेडीयू लालू यादव के जंगल राज पे सरकार बनाती है, वो आज के जो लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, ठीक है, उसको लेकर वहां पर विलन नहीं है नीतीश कुमार। नहीं तो वो दिख भी रहा है, वो दिख भी रहा है ना। जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है कि खराब हुआ है, तो सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं कि खराब हुआ है लॉ एंड ऑर्डर कंपेयर टू लालू के टर्म में। लगभग 34-35% लोग ये कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आरजेडी के साथ एक ये स्टिग्मा है जंगल राज का, जिसको वो श्रग ऑफ नहीं कर पाई है कभी भी जी। और मुझे नहीं लगता है कि आपने पिछले 20 सालों में कभी देखा होगा कि आरजेडी ने इतना अग्रेसिवली इस जंगल राज को काउंटर करने का काउंटर भी नहीं किया। पहले काउंटर ही नहीं करते थे, करेक्ट। पहले अज्यूम था कि जंगल राज है या जंगल राज था हमारे शासन में। इस बार ही वो इफेक्टिवली काउंटर कर रहे हैं, आंकड़ों के साथ आ रहे हैं, और अभी स्पेट ऑफ इंसिडेंट्स भी हो गए हैं, तो रिसेंसी बायस भी लोगों के दिमाग में भी है कि हाँ, क्या लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है क्या, ठीक है। तो और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग पॉइंट था नीतीश कुमार का, सबसे मतलब एक तरह से मजबूत स्तंभ उनकी जो पॉपुलैरिटी का लॉ एंड ऑर्डर है, इसीलिए भी हम देख रहे हैं कि पहले जो 37-38% लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार को सीएम बनना चाहिए 2020 में, आज वो 25% पे है। तो की वोट ब्लॉक्स में उनको नुकसान लॉ एंड ऑर्डर का भी हुआ है, बेरोजगारी का भी हुआ है, कोई बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटल चेंज ना करने का भी हुआ है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में तो काम हुआ है, लोग इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन 2015 से 25 में कहीं ना कहीं वो अपनी कुर्सी बचाने की पॉलिटिक्स में फंसे रहे हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटल चेंज नहीं ला पाए। हेल्थ इशू है नीतीश कुमार जी का। हेल्थ इशू जो एक नैरेटिव है कि वो फिजिकली वीक हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल में नहीं है, उनसे उनके कोर वोटर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। उनके कोर वोटर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कुर्मी समाज या ईबीसी समाज का मुख्यमंत्री जो है आज की डेट में जेडीयू ही दे सकता है। तो इसलिए वो वोट ब्लॉक लार्जली उनका जो सपोर्ट बेस है 15% का लगभग वो फिक्स है, और 10% लोग आप कह सकते हैं भाजपा के लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास या तो मजबूरी है या तो इन्होंने ठीक काम किया और हमारे पास चेहरे नहीं है, तो इनको ही सीएम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया। हम जैसे लोगों को भी थोड़ा सा समझ में आता है कि बिहार की राजनीति कैसे चल रही है, आप उसके इंट्रिकेसीज को समझा रहे हैं।
तो बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बधाई भी कि वोट वाइब जो है थैंक यू जिस सर। तरह से काम कर रहा है बारीकी से और ग्राउंड लेवल पर, तो उसके लिए शुभकामनाएँ भी। हम चर्चा करते रहेंगे जब तक चुनाव आएँगे, आपको भी परेशान करते रहेंगे। बहुत हाँ सर, धन्यवाद। आप थैंक यू सर। सुन रहे थे अमिताभ जी को, आप अपना ख्याल थैंक रखिए और उनका ख्याल रखिए, जो अपना ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।